It is video number first of chapter structure of atom class 9 and today we start just introduction about this chapter. So let's start. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बेसिकली अभी हम सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो याद करो हमने थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल डिस्कस किया था। उसमें जॉन डाल्टन और बाकी सब केमिस्ट ने एक बात बोली थी, वो क्या कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द मैटर। मींस सभी मैटर, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, सब किससे बनते हैं? एटम से। मींस एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब एटम इनडिविजिबल होता है। बात समझ में आ रही है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर की कंप्लीट ब्रीफ डिस्कशन ये था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? ये बताया था। लेकिन जॉन डाल्टन की वो बात गलत साबित हुई और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम एटम को फर्दर ब्रेक भी कर सकते हैं और अगर हम एटम को ब्रेक कर सकते हैं तो एटम के अंदर से फर्दर उससे भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकलेंगे और उनके नाम क्या होंगे, किसने उनको डिस्कवर किया, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो जॉन डाल्टन सेज एटम इज इंडिविजिबल। जॉन डाल्टन ने बताया था कि जो एटम होता है वो इंडिविजिबल होता है, मतलब एटम को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। बट दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। दो क्वेश्चन थे जिनका आंसर नहीं था साइंटिस्ट के पास। क्या? पहला क्वेश्चन तो ये कि एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट कैसे होता है। जैसे हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन के एटम से डिफरेंट होगा, ऑक्सीजन का एटम और नाइट्रोजन का एटम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, नाइट्रोजन का एटम और कार्बन का एटम एक दूसरे से डिफरेंट है। समझ रहे बात? मतलब एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट कैसे है, किस वे में डिफरेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं था। सेकंड, क्या सच में एटम इंडिविजिबल होता है? क्या सच में हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते? ये दो क्वेश्चन थे जिनका आंसर साइंटिस्ट ढूंढ रहे थे। ये दो क्वेश्चन यहां पर मेंशन है आगे। तो लेकिन 90th सेंचुरी की एंड में 19वीं शताब्दी के एंड तक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी जाने लगी। क्या पढ़ी जाने लगी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पता लग गया, मतलब करंट प्रोड्यूस हो गया, हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई। ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि हमें जहां चार्ज होता है वहां पर करंट होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी चार्जेस एट रेस्ट। मतलब रेस्ट पर चार्जेस को हम पढ़ते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो इससे एक थ्योरी क्लियर होगी कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, एटम डिविजिबल है। मतलब एटम को तोड़ा जा सकता है, एटम को फर्दर ब्रेक किया जा सकता है। अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। जैसे क्या एक्सपेरिमेंट हुआ? एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट आप सब करते हो। आप कॉम्ब लीजिए, कंघी लीजिए और अपने सूखे बालों में ऐसे रब कीजिए। समझ आ रही बात? एक कंघी लीजिए, कॉम्ब लीजिए और उसको अपने सूखे बालों में ऐसे रब कीजिए, रगड़िए काफी जोर से। और नीचे थोड़े से पीस ऑफ पेपर, कागज के टुकड़े रखिए। उनके पास जब आप रब करने के बाद उस कॉम्ब को लेके जाओगे तो वो जो पेपर थे, ठीक है, पीस ऑफ पेपर थे, वो कॉम्ब के ऊपर स्टिक हो जाएंगे। दूसरा और देखा गया, एक ग्लास की रोड ली गई, उसको सिल्क क्लॉथ के साथ ऐसे रब किया गया और फिर उस रोड को बैलून के पास लेके जाया गया तो वो बैलून उससे चिपक गया। इससे एक बात क्लियर होगी कि रब करने से चार्ज प्रोड्यूस होता है। रब करने से क्या प्रोड्यूस होता है? चार्ज। समझेगा? तो ये यहां पर हम लिख सकते हैं चार्ज प्रोड्यूसेस
चार्ज प्रोड्यूसेस बाय रबिंग, चार्ज प्रोड्यूसेस बाय रबिंग, रब करने से, रगड़ने से चार्ज प्रोड्यूस होता है। कैसे? आप कॉम्ब को अपने हेयर में रगड़ो ऐसे, और पीस ऑफ पेपर को के पास लेके जाओ तो पीस ऑफ पेपर उससे स्टिक हो जाएंगे। दूसरा, आप एक ग्लास रोड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करो और फिर उस ग्लास रोड को बैलून के पास लेके जाओ तो बैलून उससे स्टिक हो जाएगा। इससे एक बात साबित होता है कि रब करने से चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो ये चार्ज कहां से आया, समझ रहे बात? मतलब रब करने से चार्ज प्रोड्यूस होता है, चार्ज कहां से? इससे एक बात क्लियर होगी कि एटम के पास फर्दर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और वो चार्ज पार्टिकल होते हैं, मतलब उनके पास कुछ ना कुछ चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिव चार्ज होता है आइदर नेगेटिव चार्ज होता है, बट होता है कुछ ना कुछ एटम के अंदर है और जिनके ऊपर चार्ज होता है। सो 1900 में जे थॉमसन नाम के फिजिस्ट ने ये डिस्कवर कर लिया कि एटम के पास एक पार्टिकल होता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या साबित कर दिया उन्होंने? एटम has negatively charged particle called इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट करके 1900 में क्या क्लियर कर दिया कि एटम के पास एक पार्टिकल होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। सिंबल रहेगा ई, लिखो और ई के ऊपर नेगेटिव साइन लगा दो, ठीक है? जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। बात समझ आ रही है? जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। लेकिन जे थॉमसन के इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने से पहले 1886 में ई गोल्डस्टीन नाम के फिजिस्ट ने, केमिस्ट ने ये बात क्लियर कर दी थी कि उसने क्या किया? उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने क्या फाउंड किया? न्यू रेडिएशंस इन गैस डिस्चार्ज named as कैनल रेज। क्या नाम दिया उसने? उसको कैनल रेज नाम दिया। उसने गैस डिस्चार्ज एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उसे नई रेडिएशन मिली और उन नई रेडिएशन को उसने क्या नाम दिया? कैनल रेज नाम दिया। और ये पाया गया कि इन कैनल रेज के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज रेज। क्या होती है ये? पॉजिटिवली चार्ज रेज। बाद में जाकर इनको क्या नाम दिया गया? बाद में जाकर इनको नाम दिया गया प्रोटॉन। क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन। और इनका सिंबल यूज किया गया, पी के ऊपर पॉजिटिव लिख दो, पी के ऊपर क्या लिख दो? पॉजिटिव। तो क्या हुआ? बात समझ में? जे थॉमसन ने बताया कि एटम के अंदर एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ई गोल्डस्टीन ने बताया कि एटम के अंदर एक चार्ज पार्टिकल होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सिंबल यहां पर मेंशन है। एक बात और जो पता चली वो क्या? मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात? मतलब इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल था, बट प्रोटॉन का मास जो था वो इलेक्ट्रॉन के मास के 2000 टाइम के इक्वल था। यानी प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम था। एक बात और क्लियर हो गई, वो क्या? कि प्रोटॉन एग्जिस्ट इन इंटीरियर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स can be ejected out easily। बात समझ में आ रही है? एक बात और क्लियर हो गई, क्या? कि प्रोटॉन एटम के अंदर होते हैं, इनसाइड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी के साथ एटम से बाहर निकाला जा सकता है। तो मीन टू से इतने डिस्कशन के बाद आपको एक बात क्लियर हो गई, वो क्या? कि स्टार्टिंग में जॉन डेल्टन ने बताया कि एटम इंडिविजिबल होता है, एटम से छोटा कोई पार्टिकल नहीं होता है, एटम को फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता।
लेकिन जे थॉमसन और ई गोल्डस्टीन ने यह बात साबित कर दी कि एटम के अंदर फर्दर दो टाइप के चार्ज पार्टिकल होते हैं, एक पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हो गया कि जब एटम के पास फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं तो वो अरेंजमेंट भी उनकी होगी उनकी कि कौन कहां पर रहता है, प्रोटॉन कहां रहता है, इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। बात समझ रहे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझते हो, समझ में आ रही है बात। मतलब एटम के अंदर प्रोटॉन कहां पर है, इलेक्ट्रॉन कहां पर है, वो कैसे रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़कर रहते हैं, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। ये क्वेश्चन अराइज होने लगे और इन क्वेश्चंस के आंसर दिए डिफरेंट फिजिस्ट ने, केमिस्ट ने अपने अपने मॉडल्स बना के। तो वही सब मॉडल हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो एटॉमिक मॉडल दिया, एटम का जो फर्स्ट मॉडल दिया वो जे थॉमसन ने दिया, जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा। फिर रदरफोर्ड ने दिया, फिर बोहर ने दिया। तो यही सब एटॉमिक मॉडल हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसमें से आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, कोई भी 9th क्लास के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जो आगे साइंस फील्ड में कुछ ना कुछ करना चाहता है, ठीक है, या नेट का या गेट का एग्जाम क्लियर करना चाहता है, तो वो ये सब डिटेल नोट कर लेना। अदरवाइज आपको ये सब डिटेल नोट करने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर वे में इस चैप्टर की थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।